हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट फिजिक्स जो क्लास 12 के बच्चों के लिए है और 2023 में जिसका बोर्ड एग्जाम्स होगा, और जानते हैं कि कल आप लोग का सेंटर एग्जाम भी है कि उसमें भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ये चैप्टर पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसका हम VBI ऑब्जेक्टिव्स क्लास लेकर के आज आए हैं। आप लोग को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा आपके कोई भी एग्जाम में जहाँ पर क्लास 12 का फिजिक्स पूछा जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे कि ये आप देख सकते हैं, बुक है, ये फिजिक्स का बुक है दोस्तों, क्लास 12 का। आप लोग जब भी लीजिएगा तो ये बुक लीजिएगा। ये एक NCERT बुक है दोस्तों। बुक दिखा देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा, एक आवेशित चालक की किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पूछा है। तो इंटेंसिटी जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का ये आवेशित चालक है और इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा दोस्तों वो 90 डिग्री यानी ये इसका 90 डिग्री यानी कि सतह के लंबवत होगा। तो इसका आंसर बी नंबर, सतह के लंबवत होगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? आप जानते हैं सदिश राशि क्या होता है दोस्तों? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगा और एक लॉ फॉलो करता है, इसको कहते हैं जी वेक्टर एडिशन लॉ। क्या क्या फॉलो करता है दोस्तों? ये एक प्रकार का ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि जो भी सदिश राशि होगा वो इन दोनों को फॉलो करेगा। लेकिन आप लोग अब बड़े स्तर से पढ़ते हैं तो ये भी रूल फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है कि जब भी जोड़ेंगे 3 4 5 हो जाएगा, वो ना यानी ये एंगल पे डिपेंड करता है। वेक्टर एडिशन लॉ एंगल पे डिपेंड करेगा दोस्तों, समझे आप लोग? तो चलिए ये तीनों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को जवाब देना है। एक अब आवेश, आवेश जानते हैं ये प्रकार का एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, धारिता भी नहीं होगा। विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय धारा, आप लोग को देखिए किसी विद्यार्थी को ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ये विद्युतीय धारा और विद्युतीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा, विद्युतीय धारा नहीं होगा। अब हम आज आप लोग को ये डाउट क्लियर करा देते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र या सॉरी विद्युतीय धारा जो है दोस्तों वो काय नहीं, जो करंट है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में जानते हैं हम पहले। इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। और बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी ही क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। आज इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के पास। लेकिन फिर भी यह एक प्रकार का एक सदिश राशि है, सॉरी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे है उसको देखते हैं। देखिए आप जानते हैं, इसे मान के चलिए एक प्रकार का ये हो गया आपका परिपथ सर्किट, और उसमें से एक करंट का तार लगा हुआ है, आपको करंट का तार लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। यहाँ प्लस से निकलेगा दोस्तों, ये माइनस पे आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकला 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 तो यहाँ भी जाएगा और फिर इधर। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें डायरेक्शंस भी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। इसके पास डायरेक्शंस भी हो गया और इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर भी ये लेकर जाता है। लेकिन फिर भी यह इलेक्ट्रिक करंट जो है दोस्तों ये एक प्रकार का आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आखिर काहे नहीं है? देखिए ये क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है दोस्तों ये वेक्टर एडिशंस लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसको फॉलो नहीं करने के कारण ही यह एक प्रकार का ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। कौन सा क्वांटिटी बन जाता है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी को कैसे फॉलो नहीं करता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो कैसे नहीं करता, आपको बताना है। एक वायर मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर है एक वायर इस डायरेक्शन में, एक वायर इस डायरेक्शन में, एक वायर इस डायरेक्शन में। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, और ये ए भी हो गया। आप लोग जानते हैं कि वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं दोस्तों, तो आर बराबर क्या होता है, ये ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब कॉस 90 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस थीटा, तो कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहीं अगर 45 डिग्री की बात करेंगे तो वहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। आप लोग यदि इनको 1/√2 कीजिएगा आप, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 45 हो जाएगा दोस्तों 1/√2, जिसका √2 यहाँ काट देंगे। तो ये दोनों सेम नहीं होगा है। इसी प्रकार से वेक्टर एडिशंस लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण यह एक प्रकार का दोस्तों स्केलर क्वांटिटी ही माना गया है। समझे? इस चीज़ को आप लोग क्लियर रखना कि विद्युतीय क्षेत्र ही होगा इसका आंसर, आपको विद्युतीय धारा इसका आंसर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन, आप तीसरा क्वेश्चन क्या करा कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव
को घुमाने पर क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। आप जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ये दोनों का अपना एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक क्षेत्र होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होते हैं। ये मान के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, यहाँ पे मान के लिए कोई द्विध्रुव है उसको घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य यानी वर्क निकालना है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि वर्क क्या होगा, तो वर्क होता है Pe/1 - cos थीटा। ये राइट फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कूलम्ब बल है, आपको पता है कि कूलम्ब यानी कि फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, K/Q1/Q2/r²। ये इसका फॉर्मूला है किसका, फोर्स का। सॉरी बच्चों, F बराबर था K/Q1/Q2/r²। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको बताना है कि K जो होता है यहाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1/Q2/r²। तो इसको अब याद रखना है, इसका आगे हम यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल बताइए कि कूलम्ब बल क्या है, एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है। आप जानते हैं कि हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ लिखनी है ये केंद्रीय बल कैसे है वो भी दिखा देते हैं। जब भी ये दोनों चार्ज के बीच में लगेगा, किसके बीच में लगेगा, ये दो चार्ज के बीच में कूलम्ब है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दो चार्ज, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में लग रहा है। तो ये क्या करता है, जब भी ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा, ये सेंटर के अलॉन्ग ही अपना ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा। इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। तो इस नंबर ए भी हो जाएगा। अब विद्युत बल कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये जब भी फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट या किसी भी डायरेक्शन में जहाँ भी होगा इलेक्ट्रिक आ जाएगी, या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो न्यूट्रल हो। वैसे न्यूट्रल में तो नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में लगेगा। तो आंसर इसका जो प्रेफरेंस और मोर देन करेक्ट आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। यदि मान के चलिए, यदि आपका ऑप्शंस में हम मिटा दे रहे हैं, यदि मान के चलिए आपका ऑप्शंस में केंद्रीय बल विद्युतीय बल ये नहीं दे करके आपका ऑप्शन में सिर्फ ये दिया जाता, यदि मान के चलिए दोस्तों, यदि आपको ये नहीं दिया होता, विद्युतीय बल नहीं दिया रहता, और ये ऑप्शंस का यहाँ पे मान के चलिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिया रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन तो क्या कीजिएगा आप, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय बल। तो इसीलिए इसका आंसर अभी इस हिसाब से सी और सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों मोर देन सही है। चलिए, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, एक कूलम्ब किस ESU के बराबर है। ये जानते हैं कि ESU जो इंटरनेशनल यूनिट होते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है कि एक कूलम्ब 1C जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछा गया। तो 3 × 10⁹ ESU होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको याद रखना है, इस क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठीय घनत्व जब डेंसिटी की बात करेंगे तो कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स है और मीटर का डिस्टेंस हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा। तो आप जानते हैं वैसे भी घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो अब फोर्स जो होता है दोस्तों, ये फोर्स अब इलेक्ट्रिक फोर्स में तो ये कूलम्ब हो जाएगा और एरिया में मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, आंसर नंबर ए डेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब वस्तु को हम आवेशित करते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, देखिए। जब मान के चलिए कोई वस्तु है, इसको हम आवेशित कर सकते हैं। आवेशित करने का मतलब इसको एक बार हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, एक बार इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। सिर्फ क्या आवेशित करने से, देखिए इसको मान के लिए हम पॉजिटिव बना दिए और इसको मान के चलिए हम नेगेटिव बना दिए। इनको पॉजिटिव बना दिए, इनको हम पॉजिटिव बना दिए और इनको हम नेगेटिव बना दिए। जब पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है दोस्तों, इससे इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यही ना हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मान के चलिए पहले इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन हो गया, और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन था पहले, जो दोनों पहले कंडीशंस में था, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है दोस्तों। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो मतलब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकल गया, तो मतलब जब निकलने का मतलब क्या हुआ, इसका भार कम हो गया, इसका वजन या भार या इसका द्रव्यमान, इसका मास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इसमें से बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हुआ, इसका जो मास है वो इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि जब किसी वस्तु के आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर बढ़ या घट दोनों सकता है, आंसर नंबर डी एकदम मोर देन है। या फिर ऑप्शन नंबर डी को हम इस प्रकार से भी दे सकता था एग्जामिनर कि ऑप्शन ए एंड बी दोनों तो पीछे था, इसीलिए इसका मोस्ट एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, बढ़ या घट दोनों सकता है। तो बढ़ता भी है घटता भी है, दोनों कंडीशन होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर डी होगा। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, आंसर नंबर बी तीव्रता। चलिए आगे चलते हैं। एक चालक खोखले गोलों के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश
शून्य है तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश कितना होगा, तो आप जानते हैं क्यू। जब भी क्यू हो जाएगा बाहर तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। यदि 1000 बूंद असमान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF मिलकर एक बड़ी बूंद की बनाता है तो बूंद की धारिता क्या है, इसका आंसर जो है 50 UF। चलिए आगे चलते हैं। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो आंसर नंबर बी, दोनों एक आवेशित संरक्षक होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है? स्थिर विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का दोस्तों एक कंजर्वेटिव यानी संरक्षित फोर्स है जो कि नष्ट नहीं किया जा सकता। आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब कह रहा है इसका नंबर हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। 15 UF वाले संधारिता को 20 के भी एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान यानी कि हमको वर्क बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, 3 संधारिता जिसमें प्रत्येक की धारिता 9F है। क्या क्या दे, तीन गो कैपेसिटर है यानी संधारिता है जिसका प्रत्येक की धारिता 9UF है। 9UF है C1 C2 और C3। इसका वैल्यू कितना 9 है, इसका भी वैल्यू 9 है और इनका भी वैल्यू 9 है। इनको किस में जोड़ा गया दोस्तों, इसको देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है कि इसको श्रेणी में जोड़ा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे, फिर यहाँ पे जोड़ के ऐसे ऐसे जोड़ा है और इनको आपको रिजल्टेंट यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो कैसे होगा, आप जानते हैं कि जब ये श्रेणी में होगा तो और एक जो ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं ना दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये रजिस्टर का जस्ट अपोजिट होता है। तो कैसे होगा देखिए, तो ये जब सीरीज में रहता है तो 1/C जो होगा CR अनरिजल्टेड, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो C1 कितना 999 हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 99 मतलब 1 1 1 1 हो जाएगा, तो 1/CR 3 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, कितना 3/9 3 3 1/3 हो जाएगा। यानी CR का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ देख लीजिए 1/C, ये फॉर्मूला है। जिसको समझ में नहीं आ रहा समझ आइए, ये फॉर्मूला है। और क्या कह दिया, हाँ, तो 1/CR बराबर 3/9, तो 1/3 कर लिया तो 1/3, इसलिए CR बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो CR बराबर 3, आंसर नंबर ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अब यदि दो आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते, कलर अच्छा नहीं है दोस्तों। देखो, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए एक आवेश इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। हम बताया है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए सीधा बता देते हैं आपको, F बराबर Q1 Q2/R², ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला क्या है दोस्तों, कि फार्मूला ये कहता है कि दो आवेशित चार्ज, दो बॉडी के बीच का जो फोर्स निकालना है, कितना दोनों कूलम चार्ज, कितना फोर्स ये मतलब दोनों लगा रहा है दोस्तों, तो उसका फार्मूला है ये निकालने वाला। तो Q1 Q2/R², K यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा करके हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। तो Q1/Q2/R², ये कह दिया Q1 और Q2, इसका Q1 चार्ज हो गया, इसका Q2 चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, इतना बात समझते हैं। यदि ये दोनों सिमिलर चार्ज होगा तो ये फिर क्या कर देगा दोस्तों, रिपेल कर देगा। तो वो इसका डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा, इसका चार्ज क्या है, इसका भी चार्ज क्या है, वो डायरेक्शंस के लिए डिपेंड करेगा। लेकिन अभी हमको जानना क्या है कि ये मान के चलिए इसका वैल्यू क्या हमको लेकर चलना है। तो और क्वेश्चन क्या दिया कि दो आवेशों के बीच का विद्युतीय बल यदि बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए, यानी इन क्या कर रहा है आपके बीच का रेडियस, ये R जो डिस्टेंस को डिनोट करता है कि बीच का डिस्टेंस कितना है दोनों का, यानी R को क्या कर रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। जब R को हम बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या है, जब R बढ़ेगा तो F घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2/R²। इसका मतलब क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। इनका मतलब क्या है कि ये जो होता है फोर्स जो होता है वो दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ये होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है समानुपाती, ये समानुपाती हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी R को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए R को बढ़ा रहे हैं। जब R बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होगा, F घटेगा। जब इन्वर्सली या इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होगा, एक बढ़ने से दूसरा घट जाएगा, मतलब R बढ़ाने से F घट जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो F घट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि 2 कूलम वाले एक बिंदु के दूसरे बिंदु तक किया जाने वाले 20 जो कूलम दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो P बराबर फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों 1 cos थीटा लग जाएगा। अब ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, देखिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कब काटती है, तो जैसे आप जानते हैं 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं, तो 2 विद्युत क्षेत्र रेखा, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे दोस्तों, वो कभी आपस दूसरे में नहीं काटती है, ये इसका प्रॉपर्टी होगा। आप जब इसको पढ़े होंगे तो ये इसका प्रकार इसका क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी है। तो जब भी यानी कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो अब इसमें नहीं काटती है, तो ये इसका प्रॉपर्टी है। तो आंसर नंबर डी होगा, नहीं काटती है। कितने कोण पर काटती है, काटती ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, धातु का प्रावैद्युत होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है किसका, धातु का, मेटल का। चलिए आगे चलते हैं, विद्युत क्षेत्र का विमीय फार्मूला क्या है, विमीय सूत्र क्या है, आपको ये बताना है। तो विद्युत क्षेत्र का जो विमीय फार्मूला होता है, डायमेंशंस फार्मूला बताना है आपको विद्युत क्षेत्र का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होगा ML/T⁻³ इनको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ML/T⁻³ इसको ऐसे भी लिखेंगे हम ML/T⁻³ यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो डायमेंशंस फार्मूला है ये होगा, हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे VVI। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सेंटर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, एक कूलम का आवश्यक आप जानते हैं 1 कूलम बराबर था 1.6 × 10 SU में आपको बता दिए हैं, तो 2.999 × 10⁹ ESU में होता है, तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। अब एक बताना है कि 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है, आपको बताना, अगर नहीं पूछेगा तो हम यहाँ बता देंगे। एक पिंड पर आवेश पर लिखा गया Q = N, आप पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये N क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी हम किसी बॉडी से, मान लीजिए बॉडी है, इसे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम एक इंटीग्रल वैल्यू में ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी है, हम इससे 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 1.25 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ऐसा नहीं। ये जब भी किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू में ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वह एक प्रकार का एक डेसिमल वैल्यू में से वो निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए दोस्तों अब आपको कह दिए, देखिए ये Q = N, Q ± N होता है, ये Q ± N, यानी आप -1 भी निकाल सकते हैं, +1 भी। यदि हम -1 निकालने का मतलब क्या, वो इसमें भी दे रहे हैं, और +1 का मतलब उसमें से हम निकाल रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस को दिखाता है। तो E = 1.6 × 10⁻⁻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  जो N होगा दोस्तों, आप जानते हैं Q = ±N, तो N का वैल्यू तो होगा इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और N जो होगा वो एक प्रकार का इंटीग्रल हो जाएगा। तो +- ये ऑप्शन अधूरा है, और ये आंसर इस हिसाब से C B सही है, एकदम B एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, किसी विद्युत पर आवेश की मात्रा कम नहीं हो सकती। चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए 26 नंबर का आंसर दीजिए, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि Q बराबर जो था ±N, E जो था वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो N का वैल्यू हम बेसिस कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो इसे तो 0 ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू रखेंगे दोस्तों, वहाँ पे N का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो N का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कूलम, आंसर नंबर हो जाएगा ए, आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, जब कोई वस्तु ऋणात्मक हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। अभी हम तुरंत बताएं कि वस्तु जब क्या होगा ऋणावेशित, यानी इसका मतलब क्या है कि वस्तु नेगेटिव हो गया, ये वस्तु मान के चलिए नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इससे यदि नेगेटिव होने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन दोस्तों बाहर नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तभी तो मान के लिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन था दोस्तों। तो इसमें हम किसी चीज़ को बढ़ा देंगे तो ये दोनों अभी न्यूट्रल है, जिस चीज़ को बढ़ाएंगे उसका वर्चस्व ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा देंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ने का मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या कहते हैं, नेगेटिव वैल्यू बन गया, नेगेटिव बॉडी बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मास भी बढ़ गया। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आप जानते हैं कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जो चार्ज और ये होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों यहाँ पर होता है कक्ष में, ऑर्बिट में, ऑर्बिटल्स में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे कक्ष के अंदर बंधे रहते हैं, यहाँ पर
P और N होता है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो था ऑर्बिट्स में वो चक्कर काटते रहते हैं। जब भी हमको किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को निकालना अंदर बाहर करना हो तो इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तु या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या फिर हम चार्ज आवेशित बॉडी कर सकते हैं या फिर आवेश बॉडी बना सकते हैं हम। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। तो और कूलाम बल क्या है? कूलाम बल अभी देख लिए दोस्तों, कूलाम बल हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप लोग देखे हैं। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? तो 9 इंटू, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर 3⁻²। ऐसा नंबर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेशन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑफ आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। कूलम बल क्या है? दोनों प्रकार का बल है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। यदि अच्छी लगी होगा तो आप लोग हमारा वीडियो को हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों, से वीडियो देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने से, और विद्यार्थियों को बताइए कि यहाँ क्लास चल रहा है। तो आई होप आज वीडियो अच्छा लगा। आप लोग का जो वीडियो कल किस चीज़ का एग्जाम है आपको बता देना है दोस्तों, आपको बता देना है, और हम उसके लिए कल वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। सेंटर एग्जाम क्या है कल आप लोग के लिए। तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।